भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हमारे जो लोकसभा के चुनावों के जो हमारे जो पक्ष में हैं, हमारे जो लीडिंग कैंडिडेट हैं और हमारे जो फेस ऑफ द पार्टी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये उनके चुनाव हैं। वो सबको चुनाव जिताते हैं, उनके नाम पर ही, उनके काम पर ही लोग खड़े खड़े चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये अब की बार उनके चुनाव हैं। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जो वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। तो आपने किसी तरह की कोई कमी हमारे क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कुछ काम किए हैं जिनके कारण मुझे समृद्धि मिली है, जिनके कारण मुझे पूरे समाज में, पूरे विश्व में नाम मिला है, सम्मान मिला है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जनता के वोट भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं समझती कि मैंने ऐसा कुछ भी अभी तक किया है कि मुझे जनता अपना प्रतिनिधि चुने। ये मेरे जो भाई हैं यहाँ पर, जो आप कार्यकर्ता हैं, जो सब कार्यकर्ता, सब कर्मचारी जो कई दशकों से इस काम में लगे हैं, ये उन्हीं के अच्छे कर्म हैं, ये उन्हीं का प्रयास होगा, ये उन्हीं का सहयोग होगा और उन्हीं की कड़ी मेहनत होगी अगर मैं एक प्रत्याशी से लोकसभा की MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हूँ। तो मैं ये अवश्य समझती हूँ कि हमारी जो पार्टी है, जैसे हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में पार्टी को लीडर्स नहीं जिताते हैं, इनको जो है कार्यकर्ता जिताते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने आई हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना समझकर अपना मार्गदर्शन मेरा करना है, मेरा सहयोग करना है और मुझे अपना समझकर मेरे लिए आपको वोट्स भी मांगने हैं, जगह जगह जाना होगा, काम करना होगा। और जैसा कहा कि अभी अगले 2 महीने आप लोगों के लिए भी बहुत बिजी होंगे, लेकिन आप लोग अपना समय देंगे तो जैसे मेरे भाई राकेश जम्वाल जी ने कहा कि ये 2 महीने आप संभाल लीजिए, उसके बाद हम संभाल लेंगे। दोस्तों, आज मेरे बहुत युवा दोस्त आज यहाँ आए हैं। आप अक्सर समझते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्योंकि आप लोग बहुत युवा हो, हम लोग भी युवा हैं पर इतने युवा नहीं है जितने कि आप हो। तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हुआ है 2014 में, जो ये कोई आसमानी सा काम हुआ है कि आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है, हम लोगों ने वो वक्त देखा है। जैसे हमारा देश जो है कई सदियों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता से निकला था दोस्तों, तो उस टाइम पे एक मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितना जीवन जीता था, 28 साल तक का ऑन एन एवरेज जीवन जीता था। भूखमरी से ग्रस्त, रोगों से ग्रस्त और गरीबी से बहुत बुरी तरह से ये देश ग्रस्त था। उसके बाद समय बीता, कई दशक बीते, हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, कुछ खाने को तो हमने जुगाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये देश एक जैसे कोई क्रिपल्ड होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन स्वतंत्रता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की एक एक्सटेंशन या उन्हीं की एक सरकार वो कही जा सकती है, वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे। उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झकझोर के रख दिया, ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह।
और उन्होंने हर एक भारतीय को कहा कि इस गुलामी के चिन्ह से हमें उभरना है। और हर एक भारतीय को उन्होंने इस बात का आभास दिलाया कि हमारा कल्याण, हमारी उन्नति, हमारा भविष्य हमारी भारतीयता में है, हमारी संस्कृति में है, और हम अपनी भारतीयता को पीछे छोड़कर कभी भी आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, एक देश की असली धरोहर क्या होती है? एक देश की असली संपत्ति होती है उसके नायक। हमारे नायक जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापान तक जो है युद्ध कर दिया है, अंग्रेजों को लोहा के चने चबा दिए, उन लोगों को उनका अस्तित्व गायब कर दिया इस देश से। हमारे प्रधानमंत्री ने जहां जॉर्ज पंचम की दिल्ली में मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको हटाया और वहां सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगाया। ये हमारे प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हम सोचते थे कि उन्होंने किया क्या है, कहीं किसी किताब में आपको दिखता नहीं था। इतनी हमने मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी है, इतनी हमने अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ी है, हमें ये तक पता नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या है। उन्होंने हमें बताया और याद दिलाया। जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगवाया, उन्होंने हर एक देशवासी को याद दिलाया कि चाहे निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हैदराबाद हो, उन्होंने किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने हमें ये अखंड भारत दिया है जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, तो वो सम्मान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया। दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हाँ, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी उन्होंने ही हमें आभास कराया कि हम अपनी संस्कृति जो सत्य है, जो सनातन है, उसे पीछा छोड़कर और जितने भी हमें आधुनिकता के नाम पर बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, धर्मांतरण किए जा रहे हैं, हमें हमारी मूर्तियों के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में जो गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिस सनातन से प्रेरित होकर आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, न्यूटन से लेके न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से लेकर हर जगह जो है हमारी गीता से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से प्रेरित होकर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, उसी भारत को भटकाया जा रहा है। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.